अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नर्व्स ऑफ द बॉडी सीरीज़। इसमें जो फर्स्ट डे कंसेप्ट है दैट इज़ अबाउट द नर्वस सिस्टम। हम देखेंगे कि नर्वस सिस्टम क्या होता है हमारी बॉडी का, और उसकी डिवीजन्स क्या होती हैं, फंक्शनल डिवीजन्स क्या होती हैं, और एनाटॉमिकल डिवीजन्स क्या होती हैं। तो बेसिकली नर्व्स ऑफ द बॉडी को स्टार्ट करने से पहले हमें सेंट्रल यूनिट पता होना चाहिए कि हमने ओवरऑल बात करनी है कि हमारी बॉडी के डिफरेंट जगहों पर कौन सी नर्व्स जा रही हैं। स्पेसिफिकली होने से पहले हमें जनरली पता होना चाहिए कि मेन सेंटर क्या है। तो मेन सेंटर हमारा नर्वस सिस्टम है, जिसमें आपको पता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। फिर उसमें से आगे अगर हम फंक्शनल डिवीजन्स करें तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम का नाम आपने सुना होगा, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का नाम सुना होगा। फिर ऑटोनॉमिक में आपने फर्दर सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनॉमिक जो उसके पार्ट्स होते हैं उसके बारे में पढ़ा होगा। फिर उसके डिफरेंट प्लेक्सिस के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि सर्वाइकल प्लेक्सिस है, फिर आपका लंबोसेक्रल प्लेक्सिस है, ब्रेकियल प्लेक्सिस है। तो इनको हम फिर जाके देखेंगे। अब थोरेसिक प्लेक्सिस आपने कभी भी नहीं सुना, क्योंकि प्लेक्सिस जो हैं वो सिर्फ यही होते हैं, थोरेसिक प्लेक्सिस नहीं बनाता। तो इसको देखने से पहले हमने बेसिकली सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है, जो मेन है बॉडी का, उसको देखेंगे। फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ व्हाट इज़ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं जिनको हम देखेंगे, और देन वी विल गो थ्रू द अदर टॉपिक्स। तो नर्वस सिस्टम इज़ अ बॉडीज़ इंटरनेट नेटवर्क। ये हमारी बॉडी का इंटरनेट नेटवर्क है। समझ लें कि हमारी बॉडी जो है ना एक बड़ा सा कंट्री है, ठीक है। और हर ऑर्गन जो है हमारी बॉडी का, फॉर एग्जांपल हार्ट है, हमारे लंग्स हैं, हमारी किडनीज़ हैं, हमारे ब्लैडर है, फिर हमारे यूट्रस है, जितने भी ऑर्गन्स हैं बॉडी के, और मसल्स हैं हमारी बॉडी के जितने भी, उनकी अगर हम बात करें, ग्लैंड्स हैं, इनको आपस में कम्युनिकेशन चाहिए होता है। तो उस कम्युनिकेशन जो होता है ना, उसका एक दूसरे के साथ वो नर्वस सिस्टम के थ्रू होता है। तो किस तरह से कि अगर कम्युनिकेशन ना हो तो हार्ट जो है ना वो अपना रेट एडजस्ट नहीं कर सकता, मसल्स जो है ना वो मूव नहीं कर सकते अगर ये कम्युनिकेशन ना हो। तो ग्लैंड जो है वो सिक्रीट नहीं कर सकते, ब्रेन जो है वो सेंसेशंस रिसीव नहीं कर सकता। तो नर्वस सिस्टम क्या है? इट इज़ अ कम्युनिकेशन नेटवर्क दैट कनेक्ट्स एवरीथिंग। तो अगर हमारा नर्वस सिस्टम एग्जिस्ट ना करता, ये कम्युनिकेशन एग्जिस्ट ना करता, तो हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते। तो इस वजह से नर्वस सिस्टम की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमारी बॉडी में। अब टू कंट्रोल सिस्टम्स ऑफ द बॉडी हैं। बॉडी के टू मेजर कंट्रोल सिस्टम्स हैं, नर्वस सिस्टम है और एंडोक्राइन सिस्टम है। तो एंडोक्राइन और नर्वस सिस्टम में क्या डिफरेंस है देखें। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को फॉर एग्जांपल जो ना कोई पिन चुभ जाती है, ठीक है, या उसका हाथ जो है उसको कहीं बर्न हो जाता है, तो अगर हमारा एंडोक्राइन सिस्टम काम करना शुरू करे ना, ग्लैंड्स अपने हार्मोन सेक्रीट करना शुरू करे, तो उसमें तो बड़ा टाइम लग जाएगा। हमने तो उसी वक्त जो है ना अपना हाथ पीछे करना है उस नॉक्शियस स्टिमुलस से, उस पेनफुल स्टिमुलस से। तो उसके लिए हमारा कुछ ऐसा सिस्टम बॉडी का होना चाहिए जो जल्दी से रिस्पॉन्ड करे, तो उसको हम नर्वस सिस्टम कहते हैं, ठीक है। एंडोक्राइन सिस्टम का भी रोल है, लेकिन वो अलग सिस्टम है एक। तो हमारे बॉडी के दो कंट्रोल सिस्टम्स हैं, नर्वस सिस्टम है और एंडोक्राइन सिस्टम है। नर्वस सिस्टम एंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू क्या करता है, वेरी फास्ट काम करता है और शॉर्ट लास्टिंग होता है, जबकि जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है उसमें हार्मोन्स होते हैं जो आहिस्ता काम करते हैं, और उनका जो इफेक्ट होता है वो लॉन्गर लास्टिंग होता है। तो ये हमारे दो कंट्रोल सिस्टम्स थे बॉडी के, एंडोक्राइन सिस्टम और हमारा जो है ना नर्वस सिस्टम। तो इसमें क्या डिफरेंस है, तो ये हमने बात कर ली कि क्यों हमारा नर्वस सिस्टम जो है ना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो नर्वस सिस्टम जो है ना उसको हम डिवाइड करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, ठीक है। तो हम साथ साथ इसकी फ़ोटोज़ भी देखे जाएंगे। देखें नर्वस सिस्टम हमारा किस तरह से पूरी बॉडी का है, और टू कंट्रोल सिस्टम्स हैं। हमने बात की कि नर्वस सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है, और किस तरह से ये दोनों डिफर कर रहे हैं। नाउ वी विल डिस्कस द डिवीजन्स ऑफ द नर्वस सिस्टम, ठीक है, जिसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आ जाता है हमारा ब्रेन और हमारा स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है ना वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, कंट्रोल सेंटर है हमारी बॉडी का। ब्रेन प्राइम मिनिस्टर है और स्पाइनल कॉर्ड जो है ना उसका सेक्रेटरी है, ठीक है। सेक्रेटरी होता है, सेक्रेटरी वो होता है, ठीक है। तो इन्होंने क्या करना होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड है ना, इन्होंने क्या करना है, हमारी बॉडी से सिग्नल्स रिसीव करने हैं और फिर डिसीजंस करने हैं और फिर उनको कमांड्स भेजनी है। ऑफिसर्स हैं ये दोनों, ठीक है। और जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ना, उसमें हमारी कम्युनिकेशन वायर्स आती हैं कि इसमें क्रेनियल नर्व्स हैं हमारी बॉडी के, जिसमें 12 क्रेनियल नर्व्स हैं। आपको पता है कितनी क्रेनियल नर्व्स होती हैं, स्पाइनल नर्व्स होती हैं, फिर गैंग्लिया होते हैं। तो जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ना, ये क्या कर रहा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हमारी बॉडी के साथ कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा मेन ऑफिस है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हमारी टेलीफोन केबल्स हैं, ठीक है। तो इस तरह से ना हमारी बॉडी का ये नर्वस सिस्टम काम कर रहा है। तो ये हमने देख लिया कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है और जो है ना उसका क्या काम है, और हमारे जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसमें जो है वो क्या क्या चीज़ें आती हैं और उसका काम क्या है, ठीक है। तो अब हम क्रेनियल नर्व्स की बात करते हैं कि क्रेनियल नर्व्स टोटल कितनी होती हैं, 12 पेयर्स होते हैं। ये कहाँ से आती हैं क्रेनियल नर्व्स, हमारे ब्रेन और ब्रेन स्टेम से आती हैं।
हैं। और ये क्रेनियल नर्व्स जो हैं ये क्या कर रही होती हैं, ये हमारे हेड एंड नेक को सप्लाई कर रही होती हैं। ठीक है, क्रेनियल नर्व्स के नाम से पता चल रहा है कि इसने हमारी क्रेनियम को सप्लाई करना है। ठीक है, जो ऊपर वाला सर का हिस्सा है उसको सप्लाई करना है। तो ये 12 पेयर्स हैं। अब आपने हमेशा याद रखना है कि हमारी जितनी भी क्रेनियल नर्व्स हैं ना, वो हमारी हेड एंड नेक को सारी सप्लाई कर रही होती हैं एक्सेप्ट 10th विच इज़ वेगस नर्व। ठीक है, वेगस नर्व हमारी हेड एंड नेक के साथ साथ हमारी थोरैक्स और एब्डोमेन को भी सप्लाई कर रही होती है। आपने सुना होगा वो पूरी वेगस नर्व नीचे तक जाती है और इतनी ज़्यादा चीज़ों को सप्लाई कर रही होती है। तो एक्सेप्ट वेगस नर्व सारी की सारी क्रेनियल नर्व्स हेड एंड नेक को सप्लाई कर रही होती है। और अगर हम स्पाइनल नर्व्स की बात करें तो ये टोटल 31 पेयर्स होते हैं। क्रेनियल नर्व्स कितनी थी, 12 थी। स्पाइनल नर्व्स हमारी 31 पेयर्स हैं। ठीक है, 31 पेयर्स हैं जिसमें सर्वाइकल के 8 पेयर्स हैं, C1 to C8। थोरेसिक के 12 पेयर हैं जिसमें T1 to T12 आ जाता है। लंबर की जो है 5 पेयर्स हैं जिसमें L1 to L5 है। और सैक्रल की भी 5 पेयर्स हैं, S1 to S5। और कॉक्सीजियल जो है ना उसकी सिर्फ एक पेयर है, कॉकेक्स1 है। ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हैं 8, 12, 5, 5, 1, ये टोटल 31 स्पाइनल नर्व्स जो हैं वो हमारी होती हैं। ठीक है, तो हम अब अपनी स्नेल्स एनाटमी की एक पिक्चर देखेंगे जिससे हमें बड़ी अच्छी समझ आएगी कि ये असल में क्या कनेक्शन हो रहा है। देखें यहाँ पे, देखें आप देख सकते हैं कि किस तरह से सर्वाइकल नर्व्स आपको नज़र आ रही हैं, 8 पेयर्स थोरेसिक नर्व्स नज़र आ रही हैं। फिर ये जो है लंपर नर्व्स और सैक्रल और कॉक्सीजियल नर्व्स नज़र आ रही हैं। फिर आप यहाँ पे और भी देख सकते हैं कि ये जो है ना हमारी जितनी भी जो है डिफरेंट प्लेक्सेस बन रहे हैं। सर्वाइकल नर्व्स ने एक दूसरे के साथ एक कनेक्शन बनाया हुआ है एक दूसरे के साथ, और सर्वाइकल प्लेक्सस बनाया हुआ है। फिर हमारी जो थोरेसिक नर्व्स हैं, सॉरी जो है ब्रेकियल प्लेक्सस भी हमारा बना हुआ है, ये भी हमारी सर्वाइकल नर्व्स से बनती हैं। ठीक है, T1 तक। और थोरेसिक प्लेक्सस कोई भी आपको नज़र नहीं आ रहा क्योंकि थोरेसिक प्लेक्सस नहीं होता बॉडी का। ठीक है, यहाँ पे ये थोरेसिक नर्व्स जस्ट इंटरकॉस्टल नर्व्स बनाती हैं जिनको हम थोरेसिक नर्व्स कहते हैं, जो सेगमेंटल होती हैं। आपको पता है कि रिब्स के अंदर ये मूव करी होती है, इंटरकॉस्टल बिटवीन रिब्स। तो इंटरकॉस्टल नर्व्स हैं। फिर आपको नज़र आ रहा है लंबर प्लेक्सस बना हुआ लंबर नर्व से। फिर सैक्रल प्लेक्सस नज़र आ रहा है सैक्रल नर्व से। ठीक है, तो ये पूरा एक नर्वस सिस्टम सा आपको क्रेनियल नर्व्स का और स्पाइनल नर्व्स का जो है ना नज़र आ रहा है। तो अब हम बात करेंगे कि ये प्लेक्सिस क्या होते हैं। ठीक है, प्लेक्सिस क्या होते हैं और क्यों होते हैं। ठीक है, देखें प्लेक्सिस बनाने का क्या मकसद था। सीधी सीधी नर्व्स जाके तो सप्लाई कर सकती थी ना, जैसे C1 है तो वो जाके फ़लाँ चीज़ को सप्लाई कर रहा है। ठीक है, C2 जाके उस जगह कोई एरिया को सप्लाई कर रहा है, C3 जाके उसको सप्लाई कर रहा है, ऐसे भी तो हो सकता था। प्लेक्सिस बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई। ठीक है, तो प्लेक्सिस अल्लाह ताला ने क्यों बनाए हुए हैं कि देखें अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक नर्व डैमेज हो जाए तो दूसरी नर्व उसका काम कर ले। ठीक है, तो अगर एक ही नर्व जो है वो एक बॉडी के हिस्से को सप्लाई कर रही होती, तो अगर वो बेचारी नर्व किसी तरह डैमेज हो जाती, काम ना कर सकती, तो वो एरिया पूरा का पूरा काम ख़त्म कर लेता अपना। ठीक है, इस वजह से जो है ना ये सारी नर्व्स एक दूसरे के साथ मिक्स होती हैं, प्लेक्सस बनाती हैं, नेटवर्क बनाती हैं, एक दूसरे के साथ जॉइन होती हैं, फिर एक्सचेंज करती हैं अपने फाइबर्स और फिर न्यू नर्व्स बनाती हैं। इसको हम प्लेक्सस कहते हैं। ये क्यों होता है, प्रोटेक्शन के लिए, कि अगर एक स्पाइनल सेगमेंट डैमेज हो जाए तो लिम्ब फिर भी काम कर सके कि दूसरे सेगमेंट्स तो हैं ना। तो इस वजह से आपने सुना होगा कि फ़लाँ डर्माटोमल एरिया है, इस जगह का यहाँ से यहाँ तक है, इस जगह का यहाँ से यहाँ तक है। तो ये आगे हम प्लेक्सिस बात करेंगे बहुत ही डिटेल से। हम सर्वाइकल प्लेक्सिस, ब्रेकियल प्लेक्सिस देखेंगे, लंबोसैक्रल प्लेक्सिस देखेंगे। तो सर्वाइकल प्लेक्सिस जो है C1 to C4 जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं उनसे बनता है, नेक और डायाफ्राम को सप्लाई कर रहा होता है। फिर हमारा ब्रेकियल प्लेक्सिस जो है वो C5 to T1 का होता है, अपर लिम्ब को सप्लाई कर रहा होता है। फिर हमारा जो लंबर प्लेक्सिस है वो L1 to L4 नर्व से बनता है, इंटीरियर थाई को सप्लाई कर रहा होता है। फिर जो हमारा सैक्रल प्लेक्सिस है वो L4 to S4 नर्व से बनता है और ये हमारी लोअर लिम्ब और पेल्विस को सप्लाई कर रहा होता है। ठीक है, लोअर लिम्ब और पेल्विस को सप्लाई कर रहा होता है। तो हमने बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो देखी कि जो हमारी थोरेसिक नर्व्स हैं वो प्लेक्सिस नहीं बनाती हैं, वो सेपरेट ही रहती हैं और इंटरकॉस्टल नर्व्स बनाती हैं। ठीक है, तो विच स्पाइनल नर्व्स रिमेन सेगमेंटल थोरेसिक नर्व्स। तो ये हमें समझ आ गई। तो हम फंक्शनल डिवीजन पे जाने से पहले हम ये देखेंगे कि पिक्चर्स देखें आप, क्रेनियल नर्व्स हैं, 12 पेयर्स हैं, हेड एंड नेक को सप्लाई कर रही हैं एक्सेप्ट वेगस नर्व। स्पाइनल नर्व्स हमने देखी, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, कॉक्सीजियल, और हमने इसके प्लेक्सिस की बात की कि प्लेक्सिस क्यों होते हैं। These are networks of spinal nerves. Several spinal nerves join together, exchange fibers and form new nerves. Why they are
plexuses are formed to provide protection. If one spinal segment is damaged, the limb still receives fibers from the other segments. ठीक है, तो ये हमने सारी प्लेक्सिस की भी बात कर ली। अब हम फंक्शनल डिवीजन करेंगे अपने नर्वस सिस्टम की। अभी तक जो हमने नर्वस सिस्टम की डिवीजन की थी वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम था और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम था। उसकी डिटेल में जाने से पहले हम थोड़ा सा फंक्शनली भी देखेंगे कि नर्वस सिस्टम को हम फंक्शनली कैसे डिवाइड करते हैं। वो सिंपल ये है कि एक नर्वस सिस्टम का हिस्सा वो है जो हमारी बॉडी की फॉर एग्जांपल वॉलंटरी, जो अपनी मर्ज़ी से हम काम कर सकते हैं ना, अपनी मर्ज़ी से मूवमेंट्स कर सकते हैं ना, उनको कंट्रोल करता है। और जो काम हम अपने मर्ज़ी से नहीं कर सकते ना, वो हमारा जो है ना ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है। तो सिंपली ये है कि देखिए फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई चीज़ चुभ जाती है, ठीक है, तो उसके लिए हमने उससे दूर होना है ना, ठीक है, हमने चलना है, उससे भागना है, तो अपनी मर्ज़ी से करना है। तो स्केलेटल मसल्स जो होते हैं वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंदर आते हैं, जो हम जैसे हम चलते हैं, भागते हैं, लिखते हैं, बातें करते हैं, कॉन्शियस कंट्रोल है हमारा, ठीक है। तो सेंसरी कंपोनेंट है जिसमें पेन, टच, टेम्परेचर, प्रेशर फ्रॉम द स्किन, मसल्स, जॉइंट्स, ये सारी जो सेंसेस है ना जो ब्रेन तक लेके जानी है, ये सारा हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम का काम है। लेकिन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या है, वो हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं चलता। इसमें स्मूथ मसल्स हैं, कार्डिक मसल्स हैं, ग्लैंड्स हैं, ठीक है, इन्होंने अपनी मर्जी से चलना है। हार्ट कभी हमसे पूछता है कि तुमने बीट करवाना है कि नहीं, वो अपनी मर्जी से बीट करता है। डाइजेशन कभी पूछती है कि तुम जो है ना मैं डाइजेस्ट हो जाऊँ, खाना पूछता है कभी कि मैं डाइजेस्ट हो जाऊँ कि नहीं, वो अपनी मर्जी से डाइजेस्ट होता है। स्वेटिंग, प्यूपिल साइज का ज़्यादा होना, कम होना, ब्लड प्रेशर ज़्यादा कम होना, ये कभी भी आपसे पूछ के काम नहीं करते, ये अपनी मर्जी करते हैं। तो इसमें हमारी मर्जी नहीं है। लॉइन को जब हम देखते हैं ना तो हमारे प्यूपिल्स डायलेट हो जाते हैं, हमें स्वेटिंग आने लग जाती है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। तो ये हमसे पूछ के नहीं होता, प्यूपिल्स जो है वो डायलेट होने ही होने हैं, ठीक है। तो ऑटोनॉमिक जो हमारे वॉलेंट्री कंट्रोल में नहीं है, सोमैटिक जो हमारे वॉलेंट्री कंट्रोल में है। तो ये हमारी फंक्शनल डिवीजन है नर्वस सिस्टम की, जो हमने बात कर ली कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम है और हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं अब सिंपैथेटिक वर्सेस पैरासिम्पैथेटिक। इनको हम डिटेल से भी देखेंगे, लेकिन हम जनरल कॉन्सेप्ट देख रहे हैं नर्वस सिस्टम का। तो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में क्या है डिफरेंस, आपको पता है। सिंपैथेटिक क्या होता है, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स करता है, कि हमारी बॉडी को इमरजेंसी के लिए तैयार करता है। जिसमें फॉर एग्जांपल कभी फॉर एग्जांपल हमारे सामने लॉइन आ गया या हमने वाइवा देने जाना है एग्जामिनर को, तो हमारा हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है, हमारा बीपी जो है ना वो शूट कर जाता है, इंक्रीज़ कर जाता है, ठीक है, हमारे प्यूपिल्स डायलेट होने लग जाते हैं, हमारी डाइजेशन जो है ना वो स्लो डाउन हो जाती है। तो ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है। लेकिन जब हम अपना वाइवा दे के घर आ जाते हैं, सुकून से पंखे के नीचे बैठते हैं, तो वो क्या है, वो रेस्ट एंड डाइजेस्ट स्टेट है। कि इसमें क्या होता है कि हमारा हार्ट रेट स्लो हुआ होता है, हमारी डाइजेशन अच्छी हुई होती है, इंक्रीज हुई होती है, हमारी ग्लैंड्स की सेक्रीशन इंक्रीज हुई होती है। तो रेस्ट एंड डाइजेस्ट, पैरासिम्पैथेटिक, ओके। तो ये जो है ना हमारा हो गया कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो इंटायर नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो नर्वस सिस्टम सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है जिसमें ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है जिसमें क्रेनियल नर्व्स के 12 पेयर्स हैं और स्पाइनल नर्व्स के 31 पेयर्स हैं और गैंग्लिया हैं। फंक्शनल डिवीजन हमने देखी कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है जो वॉलंटरीली होता है, स्केलेटल मसल्स जो है उनको कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। और इसके अलावा हमारा जो है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। तो ये हमें समझ आ गई। अब हम डिस्कस करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है ना वो हमारा, जैसे कि हमने पहले बात की कि ये इसमें ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आता है, तो इसकी हम बात करेंगे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम किस चीज़ से बनता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में मिलियंस ऑफ नर्व सेल्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं। तो फिर आ जाता है न्यूरॉन क्या होता है, ठीक है। जैसे हमारी बॉडी जो है ना वो सेल से बनी है, इसी तरह हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है ना वो हमारे न्यूरॉन से बना होता है। और न्यूरॉन्स जो है वो एक कंप्लीट नर्व्स का सेल है। तो अब न्यूरॉन जो है ना वो एक ट्री की तरह है। जैसे आप एक दरख्त देखते हैं ना, तो दरख्त फॉर एग्जांपल मैं आपको अगर इसको थोड़ा सा ड्रॉ करके बताऊँ ना, तो ये फॉर एग्जांपल दरख्त है ना, तो इसकी ये रूट्स हैं, ठीक है। और फिर ऊपर दरख्त के जो है ना ऐसे फॉर एग्जांपल ये दरख्त है, ट्री है, और इसकी जो है ना ऐसे ऐसे ब्रांचेस निकली हुई हैं आगे की तरफ और उसके ऊपर पत्ते हैं, ठीक है। तो इसी तरह होता है ना, तो हमारा जो जो होता है ना ट्री है, उसके रूट्स हैं, ट्रंक है, फिर ब्रांचेस हैं, ठीक है। तो इसी तरह हमारा न्यूरॉन है, इसका एक सेल बॉडी है जो इसकी रूट्स हैं, और इसकी डेंड्राइट्स हैं जो इसकी वो जो शाखें हैं, ठीक है, एक्सॉन है जो कि इसकी ट्रंक है, ठीक है। तो डेंड्राइट्स का काम क्या होता है कि इसने न्यूरॉन की तरफ न्यूरॉन्स से सिग्नल जो है अवे लेके जाना होता है, ठीक है। एक्सॉन ने जो है ना सिग्नल सेल बॉडी की तरफ या लेके जाना होता है, ठीक है। और सेल बॉडी उसका मेन सेंटर होता है। तो डेंड्राइट्स क्या होते हैं, दीज आर रिसीविंग एंटीनास, इन्होंने जो है इंफॉर्मेशन जो है वो रिसीव करनी होती है, ठीक है। तो ऐसे रिसीव होगी सारी इंफॉर्मेशन सेल बॉडी की तरफ। मैंने अगर पहले उल्टा बोल दिया तो अब मैं आपको सही बता रही हूँ। डेंड्राइट्स क्या है, इन्होंने सेल बॉडी की तरफ इंफॉर्मेशन लेके आनी है, ठीक है। दे रिसीव सिग्नल्स टूवर्ड्स द सेल बॉडी, जो है ना ये सिग्नल लेके आते हैं।
और अगर हम बात करें कि जो है ना सेल बॉडी क्या है, सेल बॉडी डिसीजन सेंटर है। इसमें हमारी सेल बॉडी के अंदर न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, ऑर्गेनेलीज होती हैं। इनका काम क्या होता है, सेल बॉडी का प्रोसेस करना इन्फॉर्मेशन। और अगर एक्सोन की बात करें तो ये हमारी जो है ना मैसेज जो है ना उसको सेल बॉडी से अवे लेके जाती हैं, ठीक है। तो एक्सोन और हमें इनकी चीज़ों का पता चल गया कि डेंड्राइट्स ने टूवर्ड्स से सेल बॉडी इन्फॉर्मेशन लेके आनी है, और सेल बॉडी ने जो है वो मेन है, और एक्सोन ने जो है ना अवे फ्रॉम सेल बॉडी जो है ना सिग्नल लेके जाना है। तो ये देखें, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक, ये सारा हमने डिस्कस कर लिया। फिर हमने इन सबको जो है वो डायग्राम में भी समझ लिया। तो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, न्यूरॉन की हम बात कर रहे थे। ये देखें कि आपको नज़र आ रहे हैं डेंड्राइट्स क्या है, रिसीविंग है, ठीक है, रिसीव कर रहे हैं। सेल बॉडी डिसीजन सेंटर है, और एक्सॉन क्या है, इसने अवे फ्रॉम सेल बॉडी जो इन्फॉर्मेशन लेके जानी है। ये आपको पिक्चर भी नज़र आ गई, ठीक है। तो ये जो है ना हमारे हो गए। अब न्यूरोग्लाया, न्यूरोग्लाया क्या होते हैं? न्यूरोग्लाया जो है ना, ये आपको मैंने अलग से भी पढ़ाए हुए हैं। और लिगोडेंड्रोसाइट्स होते हैं, फिर श्वान सेल्स, सॉरी, लिगोडेंड्रोसाइट्स, एपेंडाइमोमास होते हैं, फिर एस्ट्रोसाइटोमास होते हैं, ठीक है। माइक्रोग्लायल सेल्स होते हैं, याद आ रहे हैं? इन्होंने नर्व्स को सपोर्ट करना होता है, ठीक है। जैसे डॉक्टर्स हैं ना, डॉक्टर्स हॉस्पिटल में न्यूरॉन्स हैं, तो नर्सिस और जो वहाँ पे टेक्नीशियंस होते हैं, लैब टेक्नीशियंस, वो न्यूरोग्लाया हैं जिन्होंने डॉक्टर्स को सपोर्ट करना होता है। डॉक्टर कहते हैं जी फ़लाँ पेशेंट को ड्रिप लगा दो, तो नर्सिस ने लगा देनी है, नर्सिस ने सपोर्ट करना है। तो इसी तरह न्यूरोग्लाया क्या है, न्यूरोग्लाया हमारे सपोर्टिंग सेल्स हैं जिन्होंने प्रोटेक्शन देनी है हमारे नर्व्स को, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करनी है, सपोर्ट प्रोवाइड करनी है, रिपेयर प्रोवाइड करनी है, इंसुलेशन प्रोवाइड करनी है, ठीक है। तो ये हमारे हो गए न्यूरोग्लाया, ठीक है। न्यूरोग्लाया की हमने बात की कि न्यूरोग्लाया क्या होते हैं, सपोर्टिंग सेल्स होते हैं हमारे नर्व्स के, ठीक है। फिर आ जाते हैं कि न्यूक्लियस और गैंग्लियन में क्या डिफरेंस होता है। न्यूक्लियस और गैंग्लियन में क्या डिफरेंस होता है कि अगर सेल बॉडी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में है ना, ठीक है, तो वो होती है न्यूक्लियस, ठीक है। और अगर हमारी सेल बॉडी जो है ना वो आउटसाइड सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, तो उसको हम कहते हैं गैंग्लिया। आपने सुना होगा फेशियल नर्व का न्यूक्लियस है, ऑक्यूलोमोटर नर्व का न्यूक्लियस है, फिर इसी तरह ड्यूसर नर्व का न्यूक्लियस है। तो क्रेनियल नर्व का न्यूक्लियस सुने हुए हैं ना, तो वो सारे न्यूक्लियस होते हैं जो सेल बॉडीज़ होती हैं, ये सारे न्यूक्लियस हैं। और जो हमारे लोकेटेड आउटसाइड है ना, वो सारे गैंग्लियन है। आपने सुना होगा वो जो स्पाइनल कॉर्ड के बिल्कुल पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन है, वो क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बाहर है, इसलिए वो जो कलेक्शन है सेल बॉडीज़ की उसको हम गैंग्लिया कहते हैं, क्योंकि वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बाहर है। तो ये हमने डिफरेंस देख लिया, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड गैंग्लिया। फिर आता है डिफरेंस बिटवीन ग्रे मैटर एंड द वाइट मैटर। ग्रे मैटर क्या होता है? ग्रे मैटर में हमारे न्यूरॉन की सेल बॉडीज़ होती हैं, और जो वाइट मैटर होता है ना, वाइट मैटर होता है ना, उसमें हमारे वो होते हैं जो उसके होते हैं ना एक्सोन्स, ठीक है, वो होते हैं, ठीक है। अब ग्रे क्यों होते हैं, ग्रे कलर क्यों नज़र आते हैं? सेल बॉडीज़ क्या होती हैं, सेल बॉडीज़ मेन वो सेंटर है, ठीक है, उनके ऊपर माइलिनेशन वगैरह नहीं हुई होती, तो इस वजह से वो ग्रे नज़र आती हैं, ठीक है, जिनका काम प्रोसेसिंग करना, इन्फॉर्मेशन डिसीजन मेकिंग है, इंटीग्रेशन है। लेकिन जो हमारे वाइट मैटर है उसके अंदर क्या है, एक्सोन्स हैं, माइलिनेटेड एक्सोन्स हैं। और माइलिन जो होती है ना वो वाइट होती है, क्योंकि वो लिपिड्स की बनी होती है। तो इस वजह से हमारी ये वाइट मैटर जो है वो हमें वाइट नज़र आता है, क्योंकि जो है ना वाइट मैटर जो है उसमें एक्सोन्स हैं, और एक्सोन्स के ऊपर माइलिन शीट है जो जिनके अंदर लिपिड्स हैं, और वो वाइट नज़र आती है। तो वाइट मैटर जो है इसका काम क्या होता है, इसने ट्रांसमिशन करनी होती है इन्फॉर्मेशन की, ठीक है। तो ग्रे मैटर क्या है, सेल बॉडीज से बनी हुई हैं, और इनका ग्रे कलर क्यों है, क्योंकि ये माइलिनेटेड नहीं है, इनमें सेल बॉडीज़ हैं, प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन और डिसीजन सेंटर। और जो वाइट मैटर है वो एक्सोन्स के बने हुए हैं, और ये क्योंकि नॉन माइलिनेटेड है तो ये वाइट नज़र आती हैं, सॉरी माइलिनेटेड है तो ये वाइट नज़र आती है। इनका काम ट्रांसमिशन है और कम्युनिकेशन। नाउ अगर हम स्पाइनल कॉर्ड की बात करें कि ग्रे मैटर और वाइट मैटर किस तरह से ऑर्गेनाइज हुआ है, तो ये हमें पता है कि जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो बटरफ्लाई शेप्ड होता है, एज शेप्ड होता है। तो इसमें जो सेंटर वाला पार्ट होता है ना स्पाइनल कॉर्ड का, जो एज शेप्ड होता है, ठीक है, बटरफ्लाई शेप्ड, वो ग्रे मैटर है। और जो बाहर है हमारा वाइट मैटर होता है, ठीक है। और ग्रे मैटर जो है उसमें हमने बात की कि उसमें न्यूरॉन के सेल बॉडीज़ होते हैं, और वाइट मैटर जो बाहर की तरफ होता है ना, उसमें हमारे असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स होते हैं। सो ग्रे मैटर और वाइट मैटर की हमने बात कर ली कि इसमें क्या डिफरेंस होता है दोनों में। तो अब हम स्पाइनल कॉर्ड की बात कर रहे थे कि देखिए स्पाइनल कॉर्ड जो है ना, इसका जो ग्रे मैटर है जो आपको दरमियान में नज़र आ रहा है, ग्रे मैटर, क्योंकि इसमें सेल बॉडीज़ हैं और वो अनमाइलिनेटेड है, इस वजह से वो ग्रे नज़र आ रहे हैं। और बाहर आपको सारा वाइट मैटर नज़र आ रहा है स्पाइनल कॉर्ड में, क्योंकि उसमें उसमें सॉरी माइलिनेटेड एक्सोन्स हैं, ठीक है।
तो हमारा जो ग्रे मैटर होता है ना, उसमें अगर आप देखें तो एंटीरियर हॉर्न्स होते हैं और पोस्टीरियर हॉर्न्स होते हैं स्पाइनल कॉर्ड में। एंटीरियर हॉर्न जो होता है ना, ठीक है, एंटीरियर हॉर्न जो होता है ना स्पाइनल कॉर्ड का, उसमें सारा आपको पता है ये जितने भी स्पाइनल कॉर्ड से सिग्नल जाने हैं टुवर्ड्स द मसल्स, टुवर्ड्स द बॉडी, तो वो एंटीरियर हॉर्न से जाने हैं। और ग्रे हॉर्न जो पीछे है, पोस्टीरियर हॉर्न, ठीक है, उसमें सारी हमारी बॉडी की जो सेंसेस है ना वो आनी है, सेंसरी इनोवेशन आनी है, ठीक है। इसके अलावा हमें पता है कि मतलब असेंडिंग ट्रैक्स जो है ना बॉडी के वो पोस्टीरियर हॉर्न में, और डिसेंडिंग ट्रैक्स जो है ना वो एंटीरियर हॉर्न में, ठीक है। अब जो हमारा होता है ना लेटरल हॉर्न स्पाइनल कॉर्ड का, वो कहाँ होता है? वो थोरैकोडोर्सल एरिया में होता है, ठीक है, थोरैकोलंबर, सॉरी, थोरैकोलंबर एरिया में क्यों होता है? क्योंकि सिंपैथेटिक जो होता है ना हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, वो ना थोरैकोलंबर ही होता है, उसका मतलब जितनी भी सप्लाई होती है ना थोरैकोलंबर ही होती है। इस वजह से लेटरल हॉर्न जो स्पाइनल कॉर्ड का है वो सिर्फ उस जगह पे होता है T1 to L2, ठीक है। तो हमें समझ आ गई कि स्पाइनल कॉर्ड की थोड़ी सी हमने ब्रीफली देख ली कि क्या सीन है। लेटरल हॉर्न सिर्फ थोरेसिक और अपर लंबर कॉर्ड में होगा T1 to L2, बाकी जगह पे लेटरल हॉर्न स्पाइनल कॉर्ड का नहीं होगा। और इसमें क्या है, सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक न्यूरॉन्स हैं, ठीक है। सेंट्रल कैनाल की बात कर लेते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड में जो सेंटर में एक छोटी सी कैनाल आपको नजर आती है वो एक्चुअली क्या है, वो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है उसके अंदर, ओके। अब मेनिंजेस की बात करते हैं। आपको पता है कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को 3 लेयर्स ने कवर किया होता है, जिसमें वी हैव द आउटर ड्यूरा मैटर, ठीक है। ड्यूरा मैटर होती है बिल्कुल बाहर होती है, प्रोटेक्टिव हेलमेट की तरह होती है। मिडल लेयर होती है जो एरेक्नॉइड मैटर होता है, जिसमें स्पाइडर वेब की तरह मटेरियल होता है और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है। और इनर लेयर होती है पाया मैटर, जो बहुत ही पतली सी होती है और ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को उसने एडहेयर किया होता है, ठीक है। तो ये हमारी मेनिंजेस हो गई। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है ये आपको पता है कि इसका काम क्या होता है, ये शॉक एब्जॉर्बर होता है और ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिएंट्स बोयेंसी प्रोवाइड करता है। ये एक्चुअली हमारे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड की प्रोटेक्शन कर रहा होता है कि अगर आप फॉर एग्जांपल उदाहरण से गिर जाते हैं तो ब्रेन जो है ना ये नहीं है कि जाके स्कल को टकरा जाएगा। ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है ना ये सारी चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लेता है, ये मतलब ये फ्रिक्शन नहीं होने देता। तो ये सारी हमारी चीज़ें थी जो हमने अभी तक डिस्कस की, सारी समराइज चीज़ें लिखी हुई हैं, कोई नई चीज़ नहीं है। तो ये देखें आपकी एक स्लाइड तो कंप्लीट हो गई, जिसमें हमने देखा कि मेनिंजेस क्या है, ड्यूरा मैटर, पाया मैटर, रेक्नॉइड मैटर क्या है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या है, ठीक है। तो ये सारी समराइज चीज़ें हैं जो हमने यहाँ लिखी हुई हैं। अब हम बात करते हैं अपने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमने जो नर्वस सिस्टम था उसकी जो हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बातें कर ली हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड की जो ब्रीफली थी स्नेल्स एनाटमी से। अब हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करेंगे। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसमें क्रेनियल नर्व्स होती हैं, स्पाइनल नर्व्स होती हैं और उनके गैंग्लिया होते हैं। ये हमने बात की थी कि क्या होते हैं गैंग्लियन, क्या होते हैं। हमने न्यूक्लियस और गैंग्लियन में डिफरेंस देखा था कि जो न्यूक्लियस है वो सेल बॉडीज इनसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम होती हैं और गैंग्लियन सेल बॉडीज आउटसाइड सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हम गैंग्लियन कहते हैं। फॉर एग्जांपल पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन होता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड का, तो उसके अंदर आपको पता है ना सेंसरी न्यूरॉन सेल बॉडीज होती हैं और ये क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड के आउटसाइड है इस वजह से इसको हम गैंग्लियन कहते हैं। अब क्रेनियल नर्व्स की बात करते हैं, 12 पेयर होते हैं, ये ब्रेन एंड ब्रेन स्टेम से राइज करते हैं और स्काल फोरामेन से लीव करते हैं। तो ये हमने बात की थी कि जितनी भी क्रेनियल नर्व्स हैं सारी हेड एंड नेक को सप्लाई करती हैं एक्सेप्ट वेगस नर्व जो थॉरैक्स और एब्डोमेन को भी सप्लाई कर रही होती हैं। फिर स्पाइनल नर्व्स की हमने बात की कि कितने स्पाइनल नर्व्स होती हैं, किस तरह से डिवाइडेड होती हैं, स्पाइनल नर्व कैसे बनती है। अब यहाँ से हमारा जो है ना एक्चुअली थोड़ा सा डिफरेंस है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का, कि हमने जो चीज़ें डिस्कस करनी है वो ये कि स्पाइनल नर्व कैसे बनती है, ठीक है। तो होता क्या है कि जैसे कि हमने बात की थी स्पाइनल कॉर्ड की थोड़ी सी, तो स्पाइनल कॉर्ड की जो इंटीरियर रूट है ना उसकी हमने बात की थी कि उसमें मोटर फाइबर्स होते हैं कि जितने भी हमारे ब्रेन से जो भी सिग्नल्स जाएंगे मसल्स तक वो इंटीरियर रूट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड से जाएंगे। और जो पोस्टीरियर रूट है ना उसमें हमारी बॉडी के जितने भी सेंसरी सिग्नल्स हैं ना वो स्किन से वो ब्रेन की तरफ आएंगे। तो इंटीरियर जो है वो मोटर है और पोस्टीरियर जो है वो सेंसरी है। फिर पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन की हमने बात की कि ये एक्चुअली पोस्टीरियर रूट के अंदर एक स्वेलिंग होती है जिसको पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन कहते हैं और इसमें सेंसरी न्यूरॉन सेल बॉडीज़ होती हैं। तो वेयर आर द सेंसरी न्यूरॉन सेल बॉडीज़ लोकेटेड? पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन। स्पाइनल नर्व कैसे बनती है? अब हमने एंटीरियर रूट की भी बात कर ली, पोस्टीरियर रूट की भी बात कर ली। तो एंटीरियर रूट जो है ना स्पाइनल कॉर्ड की, अगर हम इसको थोड़ा सा ब्रीफली हाँ देखें, ठीक है, तो ये स्पाइनल कॉर्ड था हमारा और इसमें ये जो था दिस वन यहाँ पे जो सिग्नल ब्रेन से बाहर की तरफ जा रहा था इंटीरियर रूट, ठीक है, और यहाँ से सिग्नल ब्रेन की तरफ आ रहा था। तो ये जो इंटीरियर रूट है ये ए से मैं हाईलाइट कर रही हूँ, पोस्टीरियर रूट है, ये दोनों जब मिलते हैं ना तो ये मिलकर स्पाइनल नर्व बनाते हैं, ठीक है। जब ये दोनों मिलते हैं ना तो ये स्पाइनल नर्व बनाते हैं, ठीक है। ये स्पाइनल नर्व बन गई, इंटीरियर और पोस्टीरियर रूट जो है मिलकर स्पाइनल नर्व बनाते हैं। ये मिक्स स्पाइनल नर्व होती है क्योंकि इसमें मोटर फाइबर्स भी होते हैं और सेंसरी फाइबर्स भी होते हैं, ठीक है।
तो पहले जो ये रूट्स जो थी वो प्योर थी कि मोटर अलग थी, सेंसरी अलग थी, लेकिन जब ये दोनों मिल जाती हैं तो जब स्पाइनल नर्व बनती है तो वो मिक्स्ड स्पाइनल नर्व होती है। ठीक है, वो क्या होती है? मिक्स्ड स्पाइनल नर्व होती है। तो अब फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि एंटीरियर रूट जो है ना उसकी लीजन है, तो इसका मतलब सिर्फ मोटर पार्ट इफेक्ट होगा, सेंसरी लॉस नहीं होगा। इसी तरह अगर हम बात करें कि पोस्टीरियर रूट की लीजन है तो सिर्फ सेंसरी पार्ट इफेक्ट होगा, मोटर प्रिजर्व रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें कि स्पाइनल नर्व की लीजन है तो इसका मतलब मोटर पार्ट भी इफेक्ट होगा और सेंसरी पार्ट भी इफेक्ट होगा। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली कि क्या हमें समझ आई कि ये स्पाइनल कॉर्ड था। स्पाइनल कॉर्ड की इंटीरियर था जो कि सिग्नल बाहर मसल की तरफ जा रहा था, और पोस्टीरियर था जिसमें सिग्नल जो था वो वापस आ रहा था। ठीक है, और जब ये दोनों मिली तो इन दोनों ने मिलके स्पाइनल नर्व बना दी। ठीक है, स्पाइनल नर्व बना दी। ठीक है, तो ये जब स्पाइनल नर्व बनी, ठीक है, तो इसका मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेती हूँ। स्पाइनल नर्व जब बनी तो ये स्पाइनल नर्व बन गई है, मैंने ब्लू से हाईलाइट किया है। तो अब ये जो स्पाइनल नर्व्स है ना, ये आगे से जाके ब्लू वाली जो है ना, ब्लू वाली ये स्पाइनल नर्व, ये आगे जाके एंटीरियर और पोस्टीरियर में डिवाइड कर जाएगी। ठीक है, इंटीरियर रेमस में डिवाइड हो जाएगी और पोस्टीरियर रेमस में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो क्या था? एंटीरियर रूट थी, पोस्टीरियर रूट थी, एंटीरियर पोस्टीरियर रूट मिली और उन्होंने बना दी मिक्स स्पाइनल नर्व जिसमें सेंसरी और मोटर फाइबर्स दोनों थे। और फिर वो जो मिक्स स्पाइनल नर्व बनी उसने आगे से एंटीरियर रेमस और पोस्टीरियर रेमस बना दिया। अगेन एंटीरियर और पोस्टीरियर रेमस में वो दोनों सेंसरी फाइबर्स भी होंगे और जो है ना हमारे मोटर फाइबर्स भी होंगे। ठीक है, तो जो है ना हमारे रेमस जो होते हैं वो भी मिक्स्ड होते हैं। ठीक है, अब इनका काम क्या होता है? पोस्टीरियर रेमस और एंटीरियर रेमस क्यों बनते हैं? जो पोस्टीरियर रेमस होता है ना, पोस्टीरियर से समझ आ रहा है कि उसने पीछे जाना है, उसके पास मोटर फाइबर्स भी हैं, उसके पास सेंसरी फाइबर्स भी हैं। उसने हमारे पीछे बैक पे जाना है और बैक पे जितने भी मसल्स हैं, डीप मसल्स हैं, उनको हमारी बैक की जो स्किन है उसको सप्लाई करना है। मतलब जो भी वर्टिब्रल कॉलम के बिहाइंड है ना उसको पोस्टीरियर रेमस से सप्लाई करना है। और इंटीरियर रेमस जो है उसने वो बड़ा है, उसने जाके हमारी आगे की जितने भी चीज़ें हैं ना बॉडी के अगले हिस्से में, एंटीरियर लेटरल बॉडी वॉल, अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, उस सबको एंटीरियर रेमस ने जो है ना सप्लाई करना है। तो आपको समझ आ गई इसकी? देखें कितना अच्छे से कंसेप्ट हमने एक्सप्लेन कर दिया इसका। तो पोस्टीरियर रेमस बैक मसल्स और बैक स्किन को सप्लाई करता है और इंटीरियर रेमस लिम्स और इंटीरियर ट्रंक को सप्लाई कर रहा होता है। इसके अलावा कौन सी ब्रांचेस होती हैं? स्पाइनल नर्व जो होता है वो मेनिंजियल ब्रांच देती है जो हमारी वर्टिब्रा और स्पाइनल मेनिंजेस को सप्लाई कर रही होती है। रेमी कम्युनिकेंट्स होते हैं जो हमारी स्पाइनल नर्व्स को सिंपैथेटिक ट्रंक के साथ लिंक कर रहे होते हैं। 2 पैटर्न्स होते हैं एंटीरियर रेमाई के। सिंपल सेगमेंटेशन हो सकती है। सिंपल सेगमेंटेशन में क्या होता है कि हर नर्व सेपरेट हो जाती है, कोई मिक्सिंग नहीं होती। फॉर एग्जांपल जैसे हमने पहले बात की, इंटरकॉस्टल नर्व्स होती हैं T1 टू T4, वो हर कोई अलग रहती है। लेकिन जो प्लेक्सस फॉर्मेशन कर सकते हैं जिसमें हमने बात की थी कि इंटीरियर रेमाई जो होते हैं वो मिक्स होकर न्यू नर्व्स बनाते हैं और फिर स्प्लिट हो जाते हैं। तो प्लेक्सिस क्यों बनता है वो भी हमने डिस्कस कर लिया था, क्यों प्लेक्सिस बनते हैं। सर्वाइकल प्लेक्सिस, ब्रेकियल प्लेक्सिस, लंबोसेक्रल प्लेक्सिस। अब जैसे फॉर एग्जांपल मीडियन नर्व है तो उसके पास जो है प्लेक्सिस के थ्रू C5 टू T1 नर्व्स है। तो अगर मीडियन नर्व की इंजरी हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारे के सारे जो है ना उसके लेवल्स ख़त्म हो गए हैं, क्योंकि मल्टीपल स्पाइनल लेवल्स जो होते हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं। नाउ द कंसेप्ट इज़ व्हाई द न्यूरॉन्स आर सो लॉन्ग। इतनी न्यूरॉन्स लॉन्ग क्यों होती हैं? एंटीरियर हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड से फॉर एग्जांपल मोटर नर्व निकलती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि अपर लिम्ब की ब्रेकियल प्लेक्सिस में जाती है, फिर ब्रेकियल प्लेक्सिस से अल्नर नर्व बन जाती है, अल्नर नर्व जाके हैंड के मसल्स को सप्लाई कर रही होती है। तो ये ऑलमोस्ट 90 सेंटीमीटर की है, एक न्यूरॉन इतना लंबा है। इसी तरह सेंसरी न्यूरॉन की बात करें तो देखें, अगर फॉर एग्जांपल हमें कोई लिटल टो पे कोई टच की सेंसेशन आती है तो वो सिग्नल जो है लिटल टो से सूरल नर्व में जाती है, फिर सूरल नर्व से टीबियल नर्व, फिर शियाटिक नर्व, फिर लंबोसेक्रल प्लेक्सिस, फिर वहाँ से पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन, फिर स्पाइनल कॉर्ड, फिर मेड्यूला। तो ये तकरीबन 1.5 मीटर्स की नर्व है। तो एक छोटी सी मतलब एक सेंसरी न्यूरॉन इतनी लंबी होती है, उसने इतना लंबा पैथ जो है वो ट्रैवल करना होता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है ना हमने ये डिवीजन देख ली कि पोस्टीरियर रेमस, इंटीरियर रेमस और ये सारा कुछ, और ये गोल्डन FCPS पर्ल्स हैं, इसमें से ये आपने रीड कर लेने हैं। ओके, और MCQ की डिस्कशन करते हैं अब। डॉर्सल रेमाई ऑफ क्लेनियल नर्व्स इनोवेट विच ऑफ द फॉलोइंग मसल्स। तो हमने बात की थी कि डॉर्सल जो होते हैं वो पीछे जाते हैं और एक्सटेंसर्स ऑफ द ट्रंक मसल्स ऑफ द बैक को सप्लाई कर रहे होते हैं। सो ये इसका आंसर होगा। अब बाकी जो MCQs हैं वो मैं आपको व्हाट्सएप चैनल पे शेयर कर देती हूँ, आप वहाँ पे सॉल्व करें और देखें कि आपको कितनी अच्छी समझ आई है।